तो कहानी की शुरुआत में हम लोग निकोलाई नाम के एक लड़के को देख पाते हैं जो कि जैसे ही 2024 के समय में अपने स्कूल में जाता है वैसे ही उसे वहां पर विक्टर नाम का एक लड़का प्रसाद देना चालू कर देता है। असल में विक्टर निकोलाई को प्रसाद इसी वजह से दे रहा था क्योंकि निकोलाई एक लड़की को पसंद करा करता था जो कि विक्टर को भी पसंद थी और निकोलाई ने गुस्से में उस लड़की के बारे में बहुत बुरा भला बोल दिया था। और निकोलाई के हिसाब से उसने विक्टर की गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ भी नहीं बोला था। इसी बारे में वो विक्टर को बताने की कोशिश करता है मगर विक्टर उसकी बात को जरा सा भी नहीं सुनता और उसे जबरदस्ती घसीटते हुए अपने साथ क्लासरूम में लेकर चला जाता है। जिसके साथ ही अब सीन वहां से कट होकर स्पेस में मौजूद एक स्पेसशिप पर आता है जो कि स्पेस में खो गई थी। उस स्पेसशिप के अंदर एक एलियन बैठा हुआ था जिसके 4 हाथ थे और वो काफी ज्यादा परेशान हो रखा था क्योंकि उसे टाइम पर एक जगह पर पहुंचना था पर अब वो अर्थ के पास आकर फंस गया था। तब वो एलियन कुछ सिग्नल अर्थ की तरफ भेजता है और किस्मत से वो सारे के सारे सिग्नल बीमो नाम के एक लड़के को मिल जाते हैं जो कि निकोलाई की क्लास में ही पढ़ा करता था और वो निकोलाई का बहुत अच्छा दोस्त था। अब मूवी में एलियन और बीमो के कांटेक्ट के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी गई है पर इस बारे में जरूर बताया गया है कि बीमो का एलियन से कांटेक्ट होने के बाद उसने एलियन को अपनी बातों में फंसा लिया था और उनसे बहुत गहरी दोस्ती बना ली थी जिसके बाद एलियन ने अर्थ पर आकर अर्थ में मौजूद काफी सारी बीमारियों को सही करा था। और इस बात का मतलब साफ है कि बीमो की बदौलत ही अर्थ को अब पूरे यूनिवर्स में जाना जाने लग गया था और काफी सारे एलियंस वहां पर आकर अपना बसेरा कर चुके थे। अब वैसे इस बात में कोई भी डाउट नहीं था कि काफी सारे एलियंस ने अर्थ पर आकर अर्थ की मदद करी थी पर काफी सारे एलियंस स्पेस में ऐसे भी मौजूद थे जो कि अर्थ के ऊपर अटैक करके वहां के रिसोर्सेज को अपने रिसोर्सेज में मिलाना चाहते थे। ऐसे एलियंस को स्पेस पायरेट का दर्जा दिया गया था और उनके लीडर का नाम ग्लॉट था जिसके पास कॉस्मियन की पावर थी। कॉस्मियन क्या है इसके बारे में हमें आगे ही डिटेल में जानने के लिए मिलेगा पर अभी के लिए इतना मान लो कि वो बस एक बहुत खतरनाक हथियार है और उसी कॉस्मियन के दम पर ही उसने एक टाइम पर अपनी पूरी फौज के साथ अर्थ के ऊपर अटैक कर दिया था। पर उस समय पर कीरा नाम की एक औरत सामने आई थी जिसने अपनी एक आर्मी बनाकर ग्लॉट की आर्मी के साथ बहुत बुरी तरह से लड़ाई करी थी और ग्लॉट को बहुत बुरी तरह से हरा दिया था। उसने ग्लॉट को तो गवर्नमेंट के हवाले कर दिया था पर उसकी पावर और साथ ही कीरा दोनों ही कहीं पर गायब हो गए थे। और सबको यही लगा करता था कि ग्लॉट से लड़ाई करने के दौरान कीरा मारी गई होगी और कीरा इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि ग्लॉट की सारी शक्तियां उसे खत्म करने में ही चली गई होंगी। अब कीरा तो उस समय पर मर गई थी पर उसके पीछे उसकी फैमिली रह गई थी जिसमें उसकी बेटी और साथ ही उसका पति शामिल था। उसकी बेटी को उसकी मॉम की बहुत ज्यादा याद आया करती थी और वो सन 2124 से ही डिसाइड कर चुकी थी कि वो किसी भी हालत में अपनी मॉम की तरह बनकर रहेगी। अब आप लोग कहीं टाइमलाइन में कंफ्यूज ना हो जाओ तो इसीलिए मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर करके चलता हूँ कि जो निकोलाई की टाइमलाइन थी वो सन 2024 थी और जो कीरा की बेटी की टाइमलाइन मतलब कि एलिस की टाइमलाइन है वो सन 2124 है। जिसके साथ ही अब सीन वहां से सन 2124 एलिस पर आता है जो कि अपनी क्लासरूम में बैठी हुई थी और तब जाकर हम लोग जान पाते हैं कि असल में सन 2124 में एलिस उसी स्कूल में पढ़ा करती थी जिसमें सन 2024 में निकोलाई पढ़ा करता था। उस टाइम तक अर्थ बहुत ज्यादा ही जाना माना ग्रह बन गया था और वहां पर काफी सारे एलियंस आया करते थे ताकि वो अपनी फर्दर एजुकेशन को वहां पर पूरा कर सके। वो सारे के सारे लोग एलिस से दोस्ती करना चाहते थे पर एलिस क्योंकि अपनी माँ की तरह बनना चाहती थी इसी वजह से वो किसी से भी दोस्ती नहीं करती थी और अपने ड्रीम को पूरा करने में लगी रहती थी। अब एलिस तुरंत ही अपना स्कूल खत्म होने के बाद अपने घर में पहुंच जाती है जहां पर वो आज अपने साथ कुछ ब्रेसलेट को लेकर आई थी जो कि उसे उसी ट्रेनिंग कैंप से मिले थे जिसका नाम उसकी माँ के मरने के बाद कीरा कैंप ही रखा गया था जहां पर उन लोगों को ट्रेन करा जाता था जो कि आगे चलकर स्पेस पायरेट से लड़ सकते थे। एलिस उन ब्रेसलेट को देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि उन ब्रेसलेट की मदद से स्पेस पायरेट के क्लोन्स को अपने सामने बनाया जा सकता था और उनके साथ लड़ाई की प्रैक्टिस करी जा सकती थी। तब उन ब्रेसलेट को वो तुरंत ही अपने रोबोट वर्दर को दिखाती है और वर्दर भी उन्हें देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश होता है। अब एलिस उन ब्रेसलेट की मदद से अपने सामने स्पेस पायरेट के 3 क्लोन बना चुकी थी और वो लगातार उन तीनों से ही लड़ाई कर रही थी। पर उस लड़ाई के दौरान ही बीच में उसके पिता यानी कि सेलेसिनॉफ पहुंच जाते हैं और उस दौरान एलिस का एक पंच सेलेसिनॉफ के मुंह पर लग जाता है। सेलेसिनॉफ वो पंच खाने के बाद बेहोश हो गए थे और वो देखने के बाद एलिस बहुत ज्यादा घबरा जाती है और तुरंत ही अपनी ट्रेनिंग को छोड़कर सेलेसिनॉफ को लेकर अंदर जाती है और उनकी मरहम पट्टी करने लगती है। और थोड़ी देर बाद जब सेलेसिनॉफ की आंख खुलती है और वो एलिस के हाथ में उन ब्रेसलेट को देखते हैं तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो पहले ही उस कैंप की वजह से कीरा को खो चुके थे और वो नहीं चाहते थे कि वो आगे चलकर एलिस को भी ऐसे ही स्पेस पायरेट के साथ किसी लड़ाई में खो दें। पर वहां पर हम लोग एलिस की बातों से एक और चीज जान पाते हैं कि असल में उसे लगा करता था कि कीरा अभी तक मरी नहीं है बल्कि वो उस कॉस्मियन को लेकर पास्ट में चली गई होगी और ऐसा उसे इसी वजह से लगा करता था क्योंकि असल में सेलेसिनॉफ की लैब में एक पेड़ था जिसके ऊपर अचानक से ही एक दिन कुछ अजीब से निशान आ गए थे। और एलिस के हिसाब से वो निशान कीरा ने ही पास्ट में जाके मारे होंगे ताकि वो एलिस और साथ ही सेलेसिनॉफ को ये संदेश दे सके कि वो एकदम सही सलामत है। कीरा और मार्गरेटा में सबसे बड़ी सिमिलैरिटी यही थी कि वो दोनों एक जैसी दिखाई दिया करती थी और मार्गरेटा का 2024 से पहले कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं था।
अब इस बारे में जब सेलेसिनोव को पता चलता है तो वो खुद भी काफी ज्यादा शॉक होता है और डिसाइड करता है कि वो मार्गरेटा के बारे में ज्यादा से ज्यादा चीजें पता करने की कोशिश करेगा ताकि वो इस बात को कंफर्म कर सके कि मार्गरेटा ही कीरा है या फिर नहीं। जिसके साथ अब सीन वहां से सीधा उसी समय पर आता है जहां पर विक्टर निकोलाई को मारता हुआ सीधा अपने साथ क्लास में लेकर चला गया था। वहां पर अचानक से ही मार्गरेटा पहुंच जाती है जो कि उन दोनों को रोकती है और बाद में वो अपने साथ निकोलाई को अपनी फिजिक्स लैब में ले जाती है। तो बीमो खुद भी मार्गरेटा की फिजिक्स लैब में गया था ताकि वो निकोलाई को किसी तरह से उससे बचा सके। वहां पर जाने के बाद वो मार्गरेटा को इस बारे में कंफर्मेशन दे देता है कि निकोलाई ने विक्टर की गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ भी नहीं बोला था और शायद विक्टर को उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी अचानक से मार्गरेटा को कुछ काम पड़ता है और वो लैब से बाहर चली जाती है। पर उसी दौरान हम लोग निकोलाई और साथी बीमो को देख पाते हैं जो कि फिजिक्स लैब में कुछ काम का सामान ढूंढने लग गए थे ताकि वो सामान उनके आगे चलकर काम में आ सके। तो थॉमस अल्वा एडिसन की एक पेंटिंग के पीछे अचानक से ही निकोलाई को एक सीक्रेट डोर दिखाई देता है जिसको जब वो ओपन करता है तो उसके अंदर एक बॉक्स रखा हुआ था और उस बॉक्स के अंदर कॉस्मियन मौजूद था जिसको देखने के बाद निकोलाई बहुत ज्यादा शॉक होता है। और इस बात का मतलब साफ था कि मार्गरेटा सच में कीरा थी जो कि 2024 के समय में आ गई थी ताकि वो बाकी सभी स्पेस पायरेट से कॉस्मियन को बचा सके। पर अभी के समय पर वो कॉस्मियन यहाँ पर निकोलाई के हाथ में लग गया था पर निकोलाई को तो ये बात पता भी नहीं थी कि कॉस्मियन का मतलब क्या होता है। तो जैसे ही निकोलाई वहां पर कॉस्मियन को अपने हाथ में लेता है वैसे ही कॉस्मियन उसके हाथ में समा जाता है और वहां पर निकोलाई को बहुत अजीब से विजन्स आने लगते हैं। निकोलाई को बहुत ज्यादा चक्कर भी आ रही थी और वो बहुत मुश्किल से ही खुद को संभाल पा रहा था। पर वो जैसे तैसे खुद को संभालता हुआ स्कूल के गार्डन में पहुंच जाता है। लेकिन अपने स्कूल के गार्डन में पहुंचने के बाद निकोलाई पूरी तरह से शॉक हो चुका था क्योंकि उसके स्कूल का गार्डन पूरी तरह से चेंज हो चुका था और साथ ही वहां पर काफी सारे एलियंस भी मौजूद थे जिनको देखने के बाद निकोलाई को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो इधर उधर भागना चालू कर देता है। निकोलाई वहां पर भागना चालू कर चुका था और वो भागते हुए एलिस से टकरा जाता है और तब एलिस गुस्से में उसे एक धोबी पछाड़ दे देती है। और बाद में जब एलिस को इस बात का समझ में आता है कि निकोलाई धोखे से 2024 से सन 2124 में आ गया है तो वो खुद भी इस बार बहुत ज्यादा शॉक होती है क्योंकि ये शक्ति सिर्फ ग्लॉट के पास थी और ग्लॉट को अभी के समय पर एक स्पेस जेल में रखा गया था। तो ये सब जानने के बाद खुद निकोलाई और ज्यादा शॉक होता है और जब उसे इस बात का पता चलता है कि वो धोखे से टाइम ट्रेवल करके सन 2124 में आ गया है तो वो बेहोश हो जाता है। जिसके साथ ही अब सीन वहां से सन 2124 की एक स्पेस जेल पर आता है जहां पर ग्लॉट को कैद करके रखा हुआ था। पर अभी के समय पर निकोलाई की वजह से ग्लॉट को इस बात के सिग्नल मिल जाते हैं कि उसकी कॉस्मियन पावर वापस से सन 2124 में आ गई है और इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो जॉली नाम के एक स्पेस पायरेट की मदद से इस जेल से भाग जाएगा। जॉली खुद भी यही चाहता था और उसका मानना ये था कि वो ग्लॉट के साथ मिलकर पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा करना चाहता है, इसीलिए वो ग्लॉट की भागने में मदद करता है और वो दोनों वहां पर गार्ड्स को चकमा देते हुए किसी तरह से स्पेस जेल से भाग जाते हैं। जिसके साथ ही अब सीन वहां से निकोलाई पर आता है जिसको एलिस अपने घर में लेकर आ गई थी। वहां पर आने के बाद वो किसी तरह से वर्दर की मदद से उसको होश में लेकर आती है पर वर्दर को देखने के बाद वहां पर निकोलाई और ज्यादा डर गया था। तब एलिस उसे किसी तरह से शांत करवाती है और बाद में अपने साथ सिटी घुमाने के लिए लेकर चली जाती है जहां पर जाने के बाद निकोलाई वहां के सारे एरिया को देखता है और उससे ये बात पता चलती है कि उस समय पर काफी सारे लोग अपनी मर्जी से ही डिसाइड करते थे कि उन्हें किस तरह के वेदर में रहना है। साथ ही उस समय पर काफी सब कुछ बदल चुका था और वहां पर चीजें बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो चुकी थी जो देखने के बाद निकोलाई को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। वेल आगे जब अपने साथ एलिस निकोलाई को लेकर वापस से अपने घर में जाती है तो वहां पर सेलेसिनोव भी पहुंच जाते हैं जो कि तुरंत ही निकोलाई को चेक करते हैं और उसे बताते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर कॉस्मियन चला गया है जिस वजह से ही वो 2124 में आ गया था। तब निकोलाई खुद भी सेलेसिनोव और साथ ही एलिस को सारी सच्चाई बता देता है कि कैसे वो मार्गरेटा की लैब में गया था और वहां पर जाने के बाद उसे एक बॉक्स के अंदर कॉस्मियन मिला था जो कि अचानक से उसके हाथ में अब्सॉर्ब हो गया और वो यहाँ पर पहुंच गया। अब निकोलाई की इस तरह की बातों से एलिस को इस बात की कंफर्मेशन मिल गई थी कि मार्गरेटा सच में कीरा है। इस बात को जानने के बाद तुरंत ही वहां पर एलिस डिसाइड कर लेती है कि वो किसी भी तरह से निकोलाई की मदद से सन 2024 में वापस जाएगी और वहां पर जाकर वो अपनी माँ को इस एरा में वापस लेकर आ जाएगी। जब सेलेसिनोव उसे ऐसा करने से मना करती हैं और यहाँ पर हमें सेलेसिनोव की बातों से ये बात पता चलती है कि असल में उन्हें ये बात बहुत पहले से पता थी कि कीरा कोई और नहीं बल्कि मार्गरेटा है और इस बारे में मार्गरेटा यानी कि कीरा ने खुद ही सेलेसिनोव को बताया था और यही सारा कीरा का प्लान था कि वो कॉस्मियन को लेकर पास्ट में चली जाएगी। और ऐसा उसने इसी वजह से करा था क्योंकि कॉस्मियन के बिना ग्लॉट कुछ भी नहीं कर सकता था और बाकी सारे स्पेस पायरेट यही चाहते थे कि वो कीरा की मदद से किसी तरह से कॉस्मियन को हासिल कर लें और वापस से ग्लॉट सारी अर्थ पर कब्जा करने के लिए निकल जाए। इसीलिए सेलेसिनोव ने कभी भी एलिस को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। जो बात जानने के बाद एलिस को आज बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो डिसाइड करती है कि वो यहाँ से चली जाएगी और तब वो रोते हुए वहां से चली जाती है और अपनी मॉम को याद करने लगती है।
तब निकोलाई और साथी वर्दर एलिस को मनाने के लिए उसके पीछे जाते हैं ताकि वो उसे मनाकर वापस से घर में लेकर आ पाए। पर जैसे ही वो दोनों बाहर निकलते हैं वैसे ही उस जगह पर ग्लॉट और साथी जॉली पहुंच जाते हैं, जो कि वहां पर आने के बाद निकोलाई के ऊपर अटैक करना चालू कर चुके थे। पर जैसे ही एलिस को इस बात का अंदाजा होता है कि उसके घर के पास ग्लॉट और साथी जॉली नाम का एक स्पेस पायरेट पहुंच गया है, तो वो तुरंत ही उस जगह पर आ जाती है ताकि वो वहां पर लड़कर निकोलाई की जान को बचा सके। वो जॉली और साथी ग्लॉट से बहुत अच्छे से लड़ाई कर रही थी और उसी दौरान हम लोग देखते हैं कि जैसे ही वहां पर ग्लॉट को मौका मिलता है वैसे ही वो अपने माइंड कंट्रोल पावर की मदद से निकोलाई को अपने कंट्रोल में ले लेता है और वो उससे सेलेसिनोव को ही शूट करवा देता है, जिससे मौके पर ही सेलेसिनोव की मौत हो गई थी। और ये सब देखने के बाद एलिस का तो एकदम दिमाग खराब हो गया था और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसको क्या करना चाहिए। तब वहां पर जॉली निकोलाई को भी जान से मारने वाला था ताकि वो निकोलाई के अंदर से कॉस्मियन को निकाल सके, पर उस समय पर निकोलाई भी अपने पूरे कंट्रोल में आ जाता है और जब उसे इस बात का पता चलता है कि उसने सेलेसिनोव का राम नाम सत्य कर दिया है तो वो काफी ज्यादा परेशान होता है और उसके अंदर से कुछ पावर्स निकलने लगती हैं। वो पावर असल में कॉस्मियन की थी और उस पावर की मदद से टाइम ट्रैवल को पॉसिबल बनाया जा सकता था। निकोलाई अभी के समय पर एलिस और वर्दर को लेकर अपने साथ 2024 में आ गया था, पर क्योंकि उसे अपनी पावर का सही से यूज करना नहीं आता था इसीलिए उसके पीछे पीछे वो अपने साथ जॉली और ग्लॉट को भी लेकर आ गया था। वो लोग सन 2024 के एक हाईवे पर आ गए थे। वहां पर आने के बाद वो लोग वापस से लड़ाई करना चालू कर देते हैं। उस दौरान जॉली निकोलाई को जान से मारने ही वाला था, पर वहां पर वर्दर अपना दिमाग लगाता है और वो तुरंत ही वहां पर निकोलाई और साथी एलिस का एक क्लोन बना देता है, जिससे जॉली का ध्यान भटक जाता है। तब असली निकोलाई और साथी एलिस मौका पाकर वहां से एक मेट्रो में चढ़ते हुए भाग जाते हैं। बाद में जब जॉली को इस बात का एहसास होता है कि उसने वर्दर के दो क्लोन को ही जान से मारा है, तो वो गुस्से में वर्दर को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। अब जॉली की इतनी बड़ी बेवकूफी को देखने के बाद वहां पर ग्लॉट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और जब वो अपने साथ जॉली को लेकर जा रहा होता है तब वो उसे जानबूझकर रास्ते में ही गिरा देता है और अकेले ही अपने सफर पर निकल जाता है ताकि वो निकोलाई को ढूंढकर उसे मारकर उससे कॉस्मियन हासिल कर सके। लेकिन ग्लॉट के धोखा देने की वजह से जॉली को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और उसने डिसाइड करा था कि वो ग्लॉट से कभी ना कभी इस बात का बदला जरूर लेगा। अभी के लिए जॉली वहां पर एक टैक्सी ड्राइवर का फोन छीनते हुए उसमें निकोलाई के स्कूल की लोकेशन को डालता है और उसके स्कूल की तरफ बढ़ने लगता है, जिसके साथ ही अब सीन वहां से निकोलाई और एलिस पर आता है, जो कि अब निकोलाई के घर में पहुंच गए थे। जहां पर जाने के बाद निकोलाई किसी तरह से अपनी मम्मी को मना लेता है कि वो एलिस के साथ रात में ग्रुप स्टडी करना चाहता है। अब निकोलाई की मॉम भी इस पर मान गई थी और निकोलाई एलिस को लेकर अपने रूम में चला जाता है, जहां पर वो उसे बताने लगता है कि 2024 के समय पर लोग किस तरह से रहा करते थे। और इस बारे में जानने के बाद एलिस को भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था कि इस समय पर लोग अपने हिसाब से नहीं रहते थे बल्कि नेचर ही उन्हें किसी तरह से कंट्रोल करा करता था। साथ ही हम लोग एलिस की हरकतों से ये बात भी जान पाते हैं कि कहीं ना कहीं वो निकोलाई को पसंद करने लग गई थी, जिसके साथ ही अब सीन वहां से मार्गरेटा पर आता है, जो कि जब न्यूज में देखती है कि हाईवे पर अचानक से ही दो एलियन आ गए थे जिनका नाम जॉली और साथ ही क्लॉड था, तो उनको देखने के बाद मार्गरेटा बहुत ज्यादा शॉक होती है। अगले दिन हम लोग निकोलाई को देखते हैं, जो कि एलिस को अपने साथ लेकर अपने स्कूल में पहुंच गया था। जहां पर जाने के बाद वो सबसे पहले एलिस की मुलाकात कीरा से करवाता है। कीरा भी अपनी बेटी को देखने के बाद बहुत ज्यादा ही खुश थी, पर उतने में ही वहां पर जॉली पहुंच जाता है, जो कि उन दोनों के मिलाप के बीच में खलल डाल देता है। जॉली वहां पर लगातार सभी बच्चों के ऊपर अटैक करता जा रहा था, जो देखने के बाद कीरा को भी गुस्सा आ गया था और वो गुस्से में वहां पर जॉली के ऊपर अटैक करना चालू कर देती है। उतने में ही वहां पर बीमो भी पहुंच जाता है, जो कि अपने साथ विक्टर और साथी नास्टिया को भी लेकर आया था। और वहां पर वो जैसे ही निकोलाई और साथी एलिस को देखता है तो वो उनकी मदद करना चालू कर देता है। अब कीरा एलिस और उसके सभी दोस्तों को लेकर अपने साथ अपनी फिजिक्स लैब में आ गई थी और वहां पर आने के बाद वो अंदर से रूम को लॉक कर लेती है। तब जॉली भी अंदर आने की कोशिश करने लगता है और उस दौरान हम लोग एलिस को देखते हैं, जो कि किसी तरह से निकोलाई को कन्विंस करने की कोशिश करने लगती है कि वो उन्हें टाइम ट्रेवल करवाकर वापस से सन 2124 में लेकर चला जाए। और क्योंकि निकोलाई को अपनी पावर को यूज करना नहीं आता था इसीलिए वो ऐसा नहीं कर सकता था। पर वहां पर उसका कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो कीरा उसको चांटा मारती है, पर उसका भी जब फायदा नहीं होता तो एलिस भी उसके एक चांटा मार देती है। पर वहां पर विक्टर उन दोनों को समझाता है कि निकोलाई असल में प्यार का भूखा है तो उसे प्यार से समझाना चाहिए। इस बात को जानने के बाद एलिस तुरंत ही वहां पर निकोलाई को किस कर लेती है, जिससे वहां पर निकोलाई की तो पूरी तरह से सीटी बच जाती है और वो अपने सभी दोस्तों और साथी कीरा को लेकर सीधा पास्ट से फ्यूचर में चला जाता है। और इस बार जब वो सन 2124 में पहुंचते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि असल में उनका स्कूल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था और वहां पर चारों तरफ कुछ अजीब से रोबोट्स घूम रहे थे, जो कि किसी और के नहीं बल्कि ग्लॉट के ही रोबोट्स थे। तो बेलिस वहां पर किसी तरह से एक रोबोट को जान से मारती है और बाद में हम लोग एक और रोबोट को देख पाती हैं, जो कि उनके पास आकर उन्हें स्कैन करने लगता है। वो रोबोट असल में वर्दर था, जो कि एलिस को देखने के बाद उसे तुरंत पहचान लेता है और उससे बातें करना चालू कर देता है।
तब हम लोग वर्दर की बातों से जान पाते हैं कि असल में पुराने समय में बीमो को उन एलियन की तरफ से सिग्नल मिले थे जो कि स्पेस में कहीं पर खो गए थे। इसी वजह से उसकी असली टाइमलाइन कुछ और थी, पर क्योंकि अभी के समय पर बीमो इस टाइमलाइन में आ गया था और वो फ्यूचर में था, पास्ट में कोई भी बीमो नहीं था, इसी वजह से बीमो उन एलियन से कभी भी कांटेक्ट नहीं कर पाया था। और क्योंकि ग्लॉट उस समय पर खुद वहां पर मौजूद था, इसीलिए उसने उन एलियन सिग्नल को कैच करा था और बाद में उसने धीरे धीरे कर अर्थ को ही स्पेस पायरेट का एक बहुत खतरनाक अड्डा बना दिया था। अब इस बात को जानने के बाद इन लोगों को भी सारी चीजें समझ में आने लगती हैं कि क्यों यहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा था। तब ये लोग किसी तरह से वर्दर का पीछे करते हुए जॉली के पास पहुंचते हैं और तब हम लोग जॉली की बातों से जान पाते हैं कि वो बहुत समय से इंतजार कर रहा था कि वो इन लोगों के साथ मिलकर किसी तरह से ग्लॉट से अपनी बेइज्जती का बदला ले पाएगा। वो एलियन होने की वजह से सन 2024 से ही जिंदा था और उसने वर्दर को भी सही कर लिया था, क्योंकि वर्दर के अलावा कोई भी एलिस और साथी कीरा को नहीं पहचान सकता था, क्योंकि धीरे धीरे कर इन लोगों की भी मेमोरी बहुत ज्यादा धुंधली होने लगती थी। वहां पर जोली उन सबको ये बात भी एक्सप्लेन करता है कि क्योंकि पहले के समय पर जो सिग्नल बीमो को मिलने वाले थे वो ग्लॉट को मिल गए थे, इसीलिए ये सारी चीजें हो रही थी। इसीलिए अगर ये लोग पास्ट में किसी तरह से जाने के बाद ग्लॉट को वहां पर जान से मार देते हैं तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। अब ये बात जानने के बाद निकोलाई और साथ ही उसकी पूरी टीम डिसाइड करती है कि वो सबसे पहले इस एरा के ग्लॉट के पास भी जाएगी, ताकि वो उसे अपने साथ लेकर पास्ट में जा सके और यहाँ पर ग्लॉट कोई भी छेड़खानी ना कर पाए। और रास्ते में हम लोग देखते हैं कि एलिस और उसकी पूरी टीम के ऊपर अचानक से ही बहुत सारे स्पेस पायरेट मिलकर अटैक कर देते हैं, जो कि उन सभी लोगों को जान से मारना चाहते थे। अब यहाँ पर एक बहुत भयानक लड़ाई होने लग गई थी। निकोलाई वापस से अपनी पावर का यूज कर अपने सभी दोस्तों को बचाते हुए फिर से पास्ट में लेकर जाना चाहता था, पर जब वो इस बार अपनी पावर का यूज करना चालू करता है तो अचानक से ही दो टाइमलाइन क्रिएट हो जाती हैं, जिसमें से एक रियलिटी में हम लोग देखते हैं कि निकोलाई अपने दोस्तों को लेकर पास्ट में पहुंच गया था, पर दूसरी रियलिटी में निकोलाई अपने दोस्तों को लेकर पास्ट में नहीं पहुंच पाया था और उसके सारे दोस्त उसके साथ ही उसी जगह पर फंसे हुए थे जहां पर लगातार स्पेस पायरेट उनके ऊपर अटैक कर रहे थे। तो एक रियलिटी में हम लोग देखते हैं कि निकोलाई अपने बाकी दोस्तों के साथ सीधा उस जगह की तरफ बढ़ना चालू कर चुका था जहां पर बीमो का रूम था, और वहां पर जाने के बाद उनका प्लान यही था कि वो वहां पर पहुंचकर सबसे पहले ग्लॉट को जान से मारेंगे। और तब वो लोग तुरंत ही बीमो के अपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं जहां पर ग्लॉट पहले से ही मौजूद था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी इस बात का अंदाजा था कि यहीं पर ही उसकी मुलाकात निकोलाई और बाकी सब लोगों से होने वाली है और निकोलाई को मारने के बाद ही ग्लॉट को उसकी कॉस्मियन पावर मिलने वाली थी। वहीं दूसरी रियलिटी में हम लोग देख पाते हैं कि निकोलाई और उसके दोस्त अभी भी स्पेस पायरेट से लड़ाई कर रहे थे, जिसमें वो सारे उन हथियारों का यूज कर रहे थे जो अभी थोड़ी देर पहले उन्हें जॉली की लैब से मिले थे। वहां पर हम लोग विक्टर को देखते हैं जो एक बॉम्ब की मदद से काफी सारे स्पेस पायरेट को जान से मार देता है। पर उस समय तक वहां पर और भी काफी सारे स्पेस पायरेट बचे हुए थे, जिनमें से काफी सारे स्पेस पायरेट मिलकर कीरा को मारने लगते हैं। वो कीरा को जान से मारने ही वाले थे, पर वक्त रहते वहां पर जॉली पहुंच जाता है, जो कि कीरा को बचाने के लिए उसे एक जगह पर बंद कर देता है और खुद ही उन स्पेस पायरेट के साथ लड़ाई करने लगता है। पर उसके बावजूद भी उन सभी लोगों की तादाद बहुत ज्यादा थी, इसीलिए जॉली को अपने हाथ में ही एक बॉम्ब को फोड़ना पड़ता है, जिस वजह से वहां पर मौजूद काफी सारे स्पेस पायरेट मारे जाते हैं। पर इससे जॉली की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो जिंदा बचेगा या फिर नहीं। हर कोई इस कश्मकश में था ही कि जॉली को जिंदा कैसे बचाया जाए। उतने में ही वहां पर इस मूवी के मेन विलन यानी कि ग्लॉट की एंट्री हो जाती है, जो कि इस टाइमलाइन का ग्लॉट था और वो फ्यूचर में ही काफी सालों से रह रहा था। तब ग्लॉट वहां पर सबसे पहले तो जॉली को ही जान से मार देता है, जिसको देखने के बाद कीरा को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि जॉली ने सबसे पहले कीरा की जान बचाई थी और बाद में उसने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया था। तब कीरा बहुत ज्यादा गुस्से में आती हुई ग्लॉट से लड़ाई करने लगती है, पर इस बार ग्लॉट का खुद का लड़ने का कोई भी मूड नहीं था और इसीलिए वो एलिस के ऊपर अपना कंट्रोल ले लेता है और बाद में उससे कीरा को जान से मरवा देता है। अब कीरा को जान से मरवाने के बाद ग्लॉट एलिस को ऑर्डर देता है कि वो निकोलाई को भी जान से मार दे। एलिस भी निकोलाई को जान से मार ही रही थी और तब निकोलाई बस उसको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और इस बात को तो मैं क्या पूरी दुनिया जानती है कि कभी भी लड़कियों ने अपने आगे लड़कों की सुनी ही कहाँ है, और अभी भी एलिस निकोलाई की बात को बिल्कुल भी नहीं सुनती और उसे जान से मार देती है, जिस वजह से निकोलाई की बॉडी के अंदर से कॉस्मियन बाहर आ गया था और उसे इस टाइमलाइन के ग्लॉट ने अपने अंदर समा लिया था। तब तक एलिस खुद भी अपने होश में वापस आ गई थी, पर जैसे ही वो देखती है कि उसके सामने निकोलाई और साथ ही कीरा की डेड बॉडी पड़ी हुई है तो उसके होश उड़ जाते हैं और वो बहुत फूट फूट कर रोने लगती है, जिसके साथ ही उसने निकोलाई की छाती को भी जोर जोर से पीटना चालू कर दिया था। लगता है एलिस लड़ाई करने से पहले कोई बॉलीवुड पिक्चर देखकर आई थी, क्योंकि तभी ये मास्टर टेक्निक का यूज कर रही थी। उसकी ये मास्टर टेक्निक काम भी कर जाती है और वो अपने पास मौजूद कुछ इक्विपमेंट की मदद से किसी तरह से निकोलाई को वापस से जिंदा कर देती है।
पर तब तक ग्लॉट पूरी तरह से कॉस्बियन की पावर को एब्जॉर्ब कर चुका था और अब उसकी किसी से भी नहीं फट रही थी। और उसी ओवर कॉन्फिडेंस के चलते वो वहां पर एलिस को ये बात भी बता देता है कि जब निकोलाई ने अपनी पावर का यूज करने की कोशिश करी थी तो वहां पर दो रियलिटी बन गई थी, जिसमें से एक रियलिटी में निकोलाई अपने दोस्तों के साथ पास्ट में चला गया था और दूसरी रियलिटी में वो यहीं पर फंस गया था। और अब ये बात जानने के बाद एलिस के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो वहां पर ग्लॉट को ये बोलकर उकसाने लगती है कि अगर कीरा पहले के टाइम पर पहुंच गई है तो वो पहले वाली ग्लॉट को बहुत आराम से ही जान से मार देगी। पर यहाँ वाला ग्लॉट बहुत ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस में था और उसने डिसाइड कर लिया था कि वो एलिस के इस भ्रम को भी दूर कर कर रहेगा। और अब एलिस की इसी गलतफहमी को दूर करने के लिए फ्यूचर वाला ग्लॉट एलिस और साथी निकोलाई को लेकर अपने साथ उस रियलिटी में चला जाता है जहां पर निकोलाई और उसके सारे दोस्त पास्ट की टाइमलाइन में पहुंच गए थे और वो पास्ट वाले ग्लॉट से लड़ाई कर रहे थे। उस दौरान तक हम लोग पास्ट वाले ग्लॉट को देखते हैं जिसने निकोलाई को पहले ही जान से मार दिया था और उसके अंदर के कॉस्बियन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था। वहां पर कीरा अभी भी जिंदा थी जिसको ग्लॉट शूट कर देता है, पर जैसे ही वहां पर फ्यूचर वाला ग्लॉट पहुंचता है वैसे ही अचानक से ही वहां पर कुछ अजीब सी चीजें होने लगती हैं और ऐसा वहां पर दो कॉस्बियन के मौजूद होने की वजह से हो रहा था। एलिस ने जानबूझकर ऐसा करा था क्योंकि उसे पता था कि अगर दो कॉस्बियन एक साथ आते हैं तो यहाँ पर बहुत बड़ी तबाही होगी और उससे सिर्फ वही इंसान बर्बाद होगा जो कि उस कॉस्बियन को यूज कर रहा होगा। वेल, ये सब उसे इसी वजह से पता था क्योंकि उसने कभी भी अपनी स्कूल की क्लासेस को आपकी तरह बंक नहीं करा था। वेल, अभी के समय पर जब दो कॉस्मैन एक दूसरे के सामने आते हैं तो ग्लॉट के ऊपर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। उस दौरान हम लोग देखते हैं कि ग्लॉट कॉस्मियन के अंदर ही कहीं पर समा जाता है और जिसके बाद ही सब कुछ वापस से नॉर्मल होना चालू हो जाता है। एलिस और साथी कीरा दोनों ही वापस से फ्यूचर की टाइमलाइन में पहुंच गए थे जहां पर उनके सामने कभी भी ग्लॉट आया ही नहीं था और ऐसा इसी वजह से क्योंकि उन्होंने पास्ट वाले ग्लॉट और साथ ही फ्यूचर वाले ग्लॉट को पहले ही जान से मार दिया था। इसीलिए ग्लॉट नाम का कोई एलियन अब यूनिवर्स में बचा ही नहीं था। और क्योंकि ग्लॉट तो था ही नहीं तो सेलेसिनोव भी जिंदा था क्योंकि सेलेसिनोव को निकोलाई की मदद से ग्लॉट ने ही जान से मरवाया था। 2024 की टाइमलाइन में हम लोग निकोलाई को देखते हैं जिसकी जब आंख खुलती है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल के एक बेड पर पाता है। तब उसे एलिस की बहुत ज्यादा याद आ रही होती है, पर क्योंकि ग्लॉट की वजह से कॉस्मियन भी अब वहां पर एग्जिस्ट नहीं करता था इसी वजह से वो कभी भी अब एलिस से नहीं मिल सकता था। अब वो दोनों एक दूसरे से मिल तो नहीं सकते थे पर वो दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज्यादा याद कर रहे थे। निकोलाई सही होने के बाद अपने सभी दोस्तों के साथ सीधा उस पेड़ के पास जाता है जो कि सेलेसिनोव की लैब में होने वाला था और वहां पर जाने के बाद वो एक मार्क कर देता है ताकि एलिस को भी इस बात का पता चल सके कि निकोलाई उसको बहुत ज्यादा याद कर रहा है। और जब फ्यूचर में एलिस उस मार्क को देखती है तो उसे समझ में आ जाता है कि निकोलाई उसको बहुत ज्यादा याद कर रहा है। वो खुद भी उसको बहुत ज्यादा याद कर रही थी पर वो दोनों एक दूसरे से कभी भी नहीं मिल सकते थे। इसके साथ ही ये मूवी भी यहीं पर खत्म होती है। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसे ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर, तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।